हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे पहले हमने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसको डिस्कस किया था। साथ ही साथ एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। हम यहां ले रहे हैं एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। पहले हम लेंगे एसिड की प्रॉपर्टी का डिस्कशन, फिर इसके बाद हम लोग बेस की तरफ बढ़ेंगे। एसिड को डिफाइन करते हुए आपने लिखा है, आपने पढ़ा है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे वो कॉन्सेप्ट है हमारा आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन एक्वस का फॉर्मेशन करे, उस सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। जबकि ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन एक्वस का फॉर्मेशन करे, उसे हम बेस कहेंगे। यानी यहां जो दो एग्जांपल्स लिखे गए हैं, इसमें HCl एक एसिड है क्योंकि H+ आयन दे रहा है, जबकि NaOH एक बेस है क्योंकि ये OH- आयन दे रहा है। हम यहां मेनली डिस्कस करेंगे आज एसिड के बारे में, और वो भी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिड की प्रॉपर्टीज में भी हम मेनली डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के बारे में। आइए देखते हैं हम एसिड और बेस की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। हम आज पहले मेन डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इसका टेस्ट। तो आपको जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिया गया था उसमें बताया गया था कि जनरली एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सावर होता है, खट्टा होता है। खट्टी लगने वाली चीजें एसिड्स होती हैं। हालांकि आपको यह भी बताया गया था कि यह जरूरी नहीं है कि हर एक एसिड टेस्ट में खट्टा होगा। इसीलिए जब हम बात करेंगे टेस्ट की तो कहेंगे कि ऑलमोस्ट एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। हम यहां सभी एसिड्स की बात नहीं करेंगे। कुछ एसिड ऐसे हो सकते हैं जिनका टेस्ट सावर ना हो, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द एसिड सावर टेस्ट के होंगे। तो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है इसका टेस्ट। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिटमस सॉल्यूशन के साथ इसका बिहेवियर। तो आपको बताया गया था कि लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं हम। तो लिटमस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम लिटमस एक लाइकेन होता है, उस लाइकेन के लीफ का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। वो सॉल्यूशन हमारा पर्पल कलर का होता है, उसको हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। उसे रेड या ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें एसिड या बेस का सॉल्यूशन ऐड कर लेते हैं। तो हम यहां बात करेंगे उस रेड या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की। तो अगर हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन है, तो अगर उसमें ऐड कर दिया जाए किसी एसिड को, तो उस ब्लू कलर वाले लिटमस सॉल्यूशन को वो कन्वर्ट कर देता है रेड में। यही चीज लिटमस पेपर के साथ भी हो सकता है बिहेवियर इसका। लिटमस पेपर के साथ भी अगर हम ट्रीट करते हैं तो कोई भी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। याद करने के लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक है, वो याद रखेंगे आप। एक वर्ड है अनिल,
इस अनिल नाम को याद रखेंगे। हिंदी में एसिड को हम कहते हैं अम्ल। एसिड को हिंदी में कहते हैं हम अम्ल। यानी अनिल में ही पूरा कैरेक्टर छिपा हुआ है लिटमस सॉल्यूशन के साथ का। अ से हो गया अम्ल, नी यानी हो गया आपका नीला, ल यानी हो गया लाल। यानी अम्ल दैट मीन्स कि एसिड नीले कलर को यानी नीले रंग के लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करता है लाल में यानी रेड कलर में कन्वर्ट करता है। तो एसिड ब्लू कलर के लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है। यह हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे एसिड्स हो सकते हैं जो लिटमस सॉल्यूशन के साथ कोई बिहेवियर ना दिखाएं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत वीक होगी, वो वीक एसिड्स होंगे। तो हर एक एसिड ये जरूरी नहीं है कि लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करे ही करे। ठीक है। तीसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक है इसका कोरोसिव नेचर का। जितने भी एसिड्स होंगे वो जनरली कोरोसिव नेचर के होंगे। सभी कोरोसिव नेचर के हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसिड्स भी हैं जो कि एडिबल होते हैं, जिन्हें खाते हैं हम। टमाटर के अंदर, आपका इमली के रस के अंदर, नारंगी या जो संतरा होता है उसके रस के अंदर, नींबू के अंदर, कच्चे आम के अंदर, इन सभी के अंदर, सिरके के अंदर एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, एसिड्स होते हैं। लेकिन आप इन्हें खा सकते हैं, दैट मीन्स कि ये कोरोसिव नेचर के नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक एसिड कोरोसिव नेचर का नहीं होता। हाँ, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। तो एडिबल एसिड्स कोरोसिव नेचर के नहीं होते, दैट्स वाई हम इसे खा सकते हैं। बाकी जितने भी एसिड्स हैं वो सबके सब कोरोसिव नेचर के होते हैं। अब कोरोसिव नेचर को क्या कहेंगे हम? कोरोसिव नेचर क्या होगा? तो ऐसा नेचर जो किसी स्मूथ सरफेस को रफ में कन्वर्ट कर दे। कोई स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर हमने एक ड्रॉप एसिड डाल दिया और अगर वह कोरोसिव एसिड है तो वो उस सरफेस को रफ कर देगा, तो हम कहेंगे कि वो कोरोसिव नेचर का है। इस कोरोसिव नेचर की वजह से ही एसिड्स को मेटल के कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। जब भी हम स्टोर करेंगे एसिड्स को, तो उसके लिए हम ग्लास के कंटेनर्स का यूज करेंगे, क्योंकि ग्लास के कंटेनर्स या ग्लास के ऊपर एसिड्स का कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए लैब के अंदर भी जब हम एसिड्स को स्टोर करते हैं तो उसकी बॉटल या फिर जिस टेस्ट ट्यूब में हम उसको टेस्ट करते हैं वो टेस्ट ट्यूब, या जिस बीकर में हम कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं एसिड का वो बीकर, ऑलमोस्ट सारे कंटेनर्स ग्लास के बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होंगे। हालांकि बहुत सारे एसिड्स ऐसे हो सकते हैं जो कोरोसिव नेचर के ना हो। एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसका, मेथिल ऑरेंज के साथ इसका कलर फॉर्मेशन। इसका डिस्क्रिप्शन भी आपने इंडिकेटर वाले टॉपिक में पढ़ा है। वहां आपको बताया गया था कि मेथिल ऑरेंज बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जैसे ही इसे हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं इसका ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाता है रेड में। यानी एसिड्स मेथिल ऑरेंज के ऑरेंज कलर को रेड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था हमारा एसिड का कुछ फिजिकल कैरेक्टर, जो फिजिकल अपीयरेंसेस के बेसिस पर, कलर के फॉर्मेशन के बेसिस पर, उसके नेचर के बेसिस पर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। पहला था उसका सावर टेस्ट, दूसरा था लिटमस सॉल्यूशन के साथ उसका बिहेवियर, जिसमें वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है। तीसरा था उसका कोरोसिवनेस, कोरोसिव नेचर,
स्मूथ सरफेस को रफ बना देता है। और चौथा है हमारा मेथिल ऑरेंज के साथ उसका बिहेवियर, मेथिल ऑरेंज के ऑरेंज कलर को वो रेड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कौन सा एसिड या कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस से रिएक्ट करके नया जो सब्सटेंस बनाता है वो क्या होगा, इसके बेस पर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। यानी जिसके साथ भी हम उसे ट्रीट कर रहे हैं एसिड को, वो एसिड कोई नया सब्सटेंस का अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा। पहला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शंस विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एसिड क्या फॉर्म करता है आइए देखते हैं। जनरली जितने भी एसिड होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उस पर्टिकुलर मेटल का सॉल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। यानी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दो चीजें यहां, हर एक मेटल एक जैसा रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ। अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी एसिड के साथ अलग अलग हो सकती है। पीछे आपने पढ़ा है एक रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें मेटल्स को उनके रिएक्शन के ऑर्डर के बेसिस पर अरेंज किया गया था। उसमें ऊपर से नीचे जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में जाते थे तो वहां आपको बताया गया था कि नीचे जाने पर रिएक्टिविटी मेटल्स की डिक्रीज करती है। बीच में हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स हाईली रिएक्टिव माने गए थे, हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स को हम लेस रिएक्टिव मेटल्स या नोबल मेटल्स कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब रिएक्टिविटी मेटल्स की अलग अलग है तो मेटल्स के साथ मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग है तो एसिड्स के साथ जो उनका बिहेवियर होगा वो भी अलग अलग होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं। अगर मैग्नीशियम को, ध्यान देंगे मैं यहां जितने भी रिएक्शंस लिखूंगा ये रिएक्शंस अनबैलेंस्ड होंगे। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन रिएक्शंस को बैलेंस करके ही पढ़ेंगे या लिखेंगे। इस तरीके से आपका रिएक्शन को बैलेंस करने के का जो अभ्यास है वो भी होता रहेगा साथ साथ। तो हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनाता है ये मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। चूंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जनरली हाई होती है इसलिए रिएक्शन वाइगरसली होगा और वाइगरसली रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो एसिड यानी HCl मेटल यानी Mg से रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट यानी MgCl2 देता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम के बाद अगर हम जिंक ले लें और इसे HCl से रिएक्ट कराएं तो ये भी जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। इसी तरीके से आयरन ले लेते हैं हम और इसको रिएक्ट कराते हैं हम एसिड के साथ। एसिड एक जैसा कोई भी ले लीजिए तो बनाएगा आपका FeCl2 और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जबकि अगर हम ले लेते हैं कॉपर को तो कॉपर HCl से रिएक्ट कराने पर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये चार रिएक्शंस इंडिकेट कर रहे हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी एसिड के साथ अलग अलग हो सकती है। मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करके वाइगरस रिएक्ट करता है, बहुत तेज रिएक्ट करता है। वाइगरसली का मतलब हो गया बहुत तेजी से, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन होता है। लेकिन जिंक को अगर रिएक्ट कराते हैं HCl से तो ये लेस वाइगरसली रिएक्ट करता है, यानी मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव होता है। आयरन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये
स्लोली रिएक्ट करता है, रिएक्शन की रेट स्लो होती है, जबकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए ये एक लेस रिएक्टिव मेटल है। और जब लेस रिएक्टिव मेटल है तो इस HCl में से हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं करेगा और यहां कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में शामिल होगा। यानी इस बेस पर अगर मेटल्स का अरेंजमेंट देखें रिएक्टिविटी का, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू जिंक, जिंक इज रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू आयरन, एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये हमारा एक रिएक्टिविटी सीरीज हो जाएगी इन चारों मेटल्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड या द रेट ऑफ रिएक्शन। जिसकी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी वो सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसका रिएक्शन रेट कम होगा वो मेटल लेस रिएक्टिव होगा। दूसरी चीज जो इसमें हमें ध्यान देनी है वो ये कि चैप्टर नंबर 1 में आपने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ा है, वहां एक रिएक्शन आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि अगर कोई सब्सटेंस रिएक्टिव है तो वो किसी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस या सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर हम इन रिएक्शंस का एग्जांपल लेके देखें तो हम ये पा रहे हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी इस HCl में मौजूद हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन को इस मैग्नीशियम में सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इस सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारा कंपाउंड बना है वो कंपाउंड बना है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि मैग्नीशियम चूंकि HCl में मौजूद हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए मैग्नीशियम सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जिंक HCl में मौजूद हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए जिंक भी HCl में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। आयरन की रिएक्टिविटी भी HCl में मौजूद हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा है, इसलिए आयरन भी HCl में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से नीचे आता है हाइड्रोजन, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी की अपेक्षा कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए कॉपर HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। यानी ये सारे के सारे रिएक्शंस, यानी एसिड और मेटल का जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। कुल मिलाकर के एसिड जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। मेटल अगर हाईली रिएक्टिव है तो रिएक्शन की रेट अधिक होगी, वाइग्रसली रिएक्ट होगा। अगर मेटल की रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्शन जो होगा वो लेस वाइग्रसली होगा, और अगर हाइड्रोजन की अपेक्षा मेटल लेस रिएक्टिव है तो फिर वहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। पूरा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन। तो हम लेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। पहले समझते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट क्या है। तो कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है CO3 आयन, जबकि बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है HCO3- आयन। इस बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे, क्योंकि कार्बोनेट CO3 के साथ इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में मेटल के साथ इन दोनों में से कोई एक मौजूद है
तो उसे हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहेंगे। जैसे ले लें हम अगर, तो Na के साथ अगर CO3 को जोड़ा जाए तो फॉर्मूला होगा Na2CO3। इसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। यही चीज अगर हम सोडियम के साथ HCO3 ले लेते हैं तो इसे हम कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके साथ अगर किसी एसिड को रिएक्ट कराया जाए तो क्या देगा? तो ध्यान रखेंगे कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर मेटल का सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यानी अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ हम HCl को रिएक्ट कराएं तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड, H2O और CO2। बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो भी प्रोडक्ट बनेगा NaCl, H2O और CO2। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, जो भी रिएक्शन में लिख रहा हूं वो अनबैलेंस रिएक्शंस हैं। आप उन रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे और तब फिर उसको स्टडी करेंगे। यानी अगर हम मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा उस मेटल का सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर होती है। अगर हमें चेक करना हो कि क्या वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है या नहीं, तो हम इसको डिटेक्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है? तो अगर हम कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को ट्रीट कर देते हैं, किसके साथ? तो इस प्रोडक्ट के साथ, तो फिर बन जाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की कलर का होता है। यह मिल्की कलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तभी फॉर्म कर सकता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करे। यानी इसके बाई प्रोडक्ट के साथ अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया जाए तो वो कैल्शियम कार्बोनेट देता है, मिल्की कलर का फॉर्मेशन करता है। ये टेस्ट इंडिकेट करेगा कि हमारा जो एसिड है वो जब सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करा दें इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सेस अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, तो ये फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यह रिएक्शन भी इंडिकेट करेगा कि हमारा जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दूसरा हमारा प्रॉपर्टी था रिएक्शन विथ मेटल एंड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। और आपने देखा कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो हमेशा उस पर्टिकुलर मेटल का सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन से रिलेटेड। आपने पढ़ा है कि कोई भी एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होता है, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो आयंस का फॉर्मेशन करता है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है
कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस की वजह से होता है। तो अगर हम किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें फ्री आयंस होंगे, और जब उसके अंदर फ्री आयंस होंगे तो निश्चित तौर पे उसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कोई भी एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा उसका, तो फिर उसके एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस बनेंगे, और जब फ्री आयंस बनेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है एसिड का कि जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ बेस। आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। वहां आपने पढ़ा है कि जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर HCl को NaOH से ट्रीट किया जाएगा तो दोनों के आयंस, ये H+ आयन इस OH- आयन के साथ मिल करके वाटर H2O बनाएगा, जबकि Cl- आयन इस Na+ आयन से मिल करके NaCl यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यानी जब भी कोई एक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होंगे जिनमें एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर वहां हम एसिड्स के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एसिड रिएक्ट करेगा जब भी बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है हमारी मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन। आइए देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। जनरली मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जाहिर सी बात है कि जब बेसिक नेचर का होगा तो निश्चित तौर पर जब भी किसी एसिड से यह रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कि एक मेटल का ऑक्साइड है, रिएक्ट कराया जाए HCl के साथ तो साल्ट और वाटर देगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। तो सॉल्ट बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड और प्लस बनाएगा आपका H2O। रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, रिएक्शन को बैलेंस करके फिर स्टडी करेंगे। यानी मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, एक और एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, HCl से रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा NaCl और वाटर का फॉर्मेशन करेगा H2O। यह रिएक्शन इंडिकेट करता है कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं।
यानी मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करने पर साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। मेटल के ऑक्साइड के अलावा मेटल का जब हम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है। तो मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं और जब उन्हें हम ट्रीट करेंगे एसिड के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम अगले सेक्शन में भी स्टडी करेंगे। केवल एक एग्जांपल यहां मैं लूंगा इसका। हमारे स्टमक की जो वॉल होती है वो फूड को इजीली डाइजेस्ट होने के लिए और साथ ही साथ बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए HCl का सिक्रीशन करती है। ये HCl की क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा स्टमक के अंदर बढ़ जाए तो एसिडिटी काज करता है। इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सहारा लेते हैं और कुछ मेडिसिन्स जिनको एंटासिड कहते हैं उनका यूज करते हैं। जितनी भी एंटासिड मेडिसिन्स होती हैं, एंट एसिड, एसिड का उल्टा दैट मीन्स की बेस, तो जितनी भी एंटासिड मेडिसिन्स होती हैं उन सभी एंटासिड मेडिसिन्स के अंदर बेसेस कंटेन होते हैं और ये बेस जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर पहुंचता है स्टमक की HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है और एसिडिटी से हमें रिलीफ देता है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स कुछ और हैं जो हम आगे के सेक्शंस में भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है और जब भी उसे रिएक्ट कराया जाएगा किसी एसिड के साथ तो फिर वो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। आज हमने डिस्कस किया एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि उसका टेस्ट सावर होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, मेथिल ऑरेंज के ऑरेंज कलर को रेड में बदलता है, कोरोसिव नेचर का होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्शन टेंडेंसी। इसके बाद हमने पढ़ा कि मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके एसिड जो है वो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर हमने पढ़ा कि इसका एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर हमने पढ़ा कि मेटल का अगर हम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसके साथ एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो फिर ये हमारा सॉल्ट देता है और फिर वाटर का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि अगर एसिड को रिएक्ट कराया जाए किसी बेस के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यह था हमारा एसिड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अगले सेक्शन में हम बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।